हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। 2 बज रहे हैं अभी, राइट। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7, ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, भूगोल। ज्योग्राफी 7th, चैप्टर नंबर 7 का चैप्टर, ठीक है। ज्योग्राफी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7, जीवन का आधार और पर्यावरण। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 6, 5, 1, 3, 2 मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो 1 घंटा लगेगा, एक से आधा घंटा, ठीक है। एकदम कंप्लीट में डिस्कस करूंगा। 45 मिनट 1 घंटा लगेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ आपको पता ही कि मैं कितना डिटेल से डीपली पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कोई कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कोई कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चैप्टर की, तो बिलीव करिए मेरा। तो चैप्टर नंबर क्या है? 7th, जीवन का आधार और पर्यावरण, ठीक है। तो जीवन का आधार के पर्यावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे मैंने आपको, इससे पहले देखो, इससे जो चैप्टर नंबर 6 है उसके मैंने डिटेल से बताया है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सजीव किसे कहते हैं, पर्यावरण के घटक क्या हैं। तो पहले जो चैप्टर नंबर 6 है उसको पहले देख लीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पर्यावरण में एकदम डिटेल से बताया कि पृथ्वी में क्या है, पर्यावरण में कितने प्रकार के घटक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, सजीव किसे कहते हैं, एकदम डिटेल से पढ़ाया है चैप्टर नंबर 6। तो पहले जाइए उसको देखिएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 करिए, ठीक है। अगर देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो अब जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या प्लेलिस्ट बनी है, जाके देख सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जीवन का आधार और पर्यावरण। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है कि तो कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को यही वीडियो भेज सकते हैं, ठीक है। जो क्लास 7th में, 8th में, 9th में है, उसको में सबकी प्लेलिस्ट बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमा अपने पिताजी के साथ पहली बार पटना घूमने जा रही थी। घर से बाहर निकलते ही हरे भरे खेत, बाहर बाग बगीचे सुंदर लगे थे। उड़ती चिड़िया, खिले फूल उसे लुभा रहे थे। धीरे धीरे चल रही ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों शहर पहुंचे। कौन? शीमा और उसके पिताजी। बस से उतरकर उन्होंने ऑटो रिक्शा पकड़ा। बड़ी बड़ी सजी दुकानें, सरपट भागते स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल देखकर ये सोच रही थी कि यह शहर ऐसा होता क्यों है। अचानक उन्होंने ऑटो रिक्शा चौराहे पर रुका। वह चारों तरफ से गाड़ियाँ कतार में खड़ी थीं, ठीक है। गाड़ियों का धुआं चारों ओर भरा था। सीमा की आंखों से जलन होने लगी और उनकी सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने पिताजी से गमछा मांगा और अपने मुंह, नाक और आंखों को ढक लिया। गाड़ियों का शोर, हॉर्न और तेज उसकी आवाज़ उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। सीमा को उसे लग रहा था कि उसका दम घुट जाएगा। सीमा ने पिताजी से पूछा, पिताजी गांव में तो कुछ नहीं है ऐसा होता, मतलब पर्यावरण की बात करें, गांव में तो धूल वगैरह, मिट्टी, प्रदूषण, ये सब तो कुछ नहीं होता। पिताजी, गांव में तो ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? पिताजी ने कहा, ऐसा प्रदूषण के कारण हो रहा है। बच्चों, जहाँ भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं स्टार लगा दूंगा, और जहाँ भी डेफिनेशन आएगी उसको मैं डी लिख दूंगा। डेफिनेशन 2 अगर आएगा तो डेफिनेशन D2, डेफिनेशन अगर 3 आएगा तो डेफिनेशन 3, ठीक है। ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है। आपको नोट्स भी बनवाते चलूँगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो तो एक बार देखेंगे, लेकिन नोट्स आप लोग रेगुलर देखेंगे, क्योंकि नोट्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। पिताजी ने कहा कि ऐसा प्रदूषण के कारण होता है। प्रदूषण के कारण क्या होता है? जो कई तरह का और कई कारणों से होता है। अब मैं तुम्हें प्रदूषण के बारे में कुछ बताता हूँ बच्चों, ठीक है, कि प्रदूषण क्या होता है। इस प्रदूषण को इंग्लिश में कहते हैं पॉल्यूशन, POLLU, ठीक है, TION, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, ठीक है। तो प्रदूषण क्या होता है? जो जो सीमा के साथ घटा शहर में, चारों तरफ धूल, मिट्टी, ठीक है, गैस, और उसकी आंखों से जलन होने लगी, उसे कहते हैं प्रदूषण। ये सब क्या होता है? प्रदूषण के कारण होता है। अगर प्रदूषण नहीं रहे तो ये सब नहीं होगा और हमारा पृथ्वी बचा रहेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले प्रदूषण। इस जो चैप्टर नंबर 6 में बताया था कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है। जो प्रकृति में वायुमंडल है, जो जलमंडल है। तो चैप्टर नंबर 6 जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा एकदम अच्छे से। क्योंकि सीढ़ी डायरेक्ट चढ़, जैसे ये सीढ़ी है, मान लो कि ये सीढ़ी है। सीढ़ी कैसे चढ़ते हो तुम लोग? पहले इस पे चढ़ते हो, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। अब तुम
अब तुम लोग डायरेक्ट इस पे मत चढ़ जाना, ठीक है। तो पहले 6 देखना, फिर 7, 8, 9, ठीक है। सीढ़ी को फॉलो करना, तभी तुम अच्छे से जा पाओगे, नहीं तो टूट जाएगा हाथ पैर। वायु प्रदूषण पहले देख लेते हैं, वायु प्रदूषण कैसे कहते हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रदूषण के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर जो शहर में प्रदूषण होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कैसे बनते हैं, डिटेल से चर्चा करते हैं। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। बच्चों डेफिनेशन 1 है वायु प्रदूषण, ठीक है। लिख लीजिएगा वायु प्रदूषण, और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चैप्टर नंबर 6 में बताया था आपको, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 में बताया था कि कितनी मात्रा है हमारे, तो एकदम लगातार सीरीज वाइज देखिए इसको। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। हम मान लो कि ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में CO2 की मात्रा बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, आर्गन की मात्रा बढ़ गई, बहुत सारे गैस हैं। अगर एक गैस में बहुत सारी गैसें मिल जाएंगी तो वो गैस जो होती है वो खराब हो जाएगी, हवा खराब हो जाएगी, उसे कहते हैं वायु प्रदूषण। तो जब एक गैस में, ठीक है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं वायु प्रदूषण। तो डेफिनेशन नंबर 1। अब डेफिनेशन नंबर 2, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, D2। वायु में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों और मस्तिष्क को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों और मस्तिष्क को पीड़ा दे। अवांछित तीव्र मतलब क्या, जो बेकार की ध्वनि है। ध्वनि मतलब जैसे मान लो कि जैसे डीजे बॉक्स है, तो डीजे बॉक्स में एक मिनिमम आवाज़ में सुनना चाहिए, लेकिन इतना बाज स्पीकर, वो लाउड स्पीकर तेज कर दो कि हमारे कान के पर्दे फाड़ दें, उससे होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो एक तीव्र ध्वनि जो होती है, जो उच्च ध्वनि होती है, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। यह प्रायः लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कहाँ से उत्पन्न होता है, लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि इनमें से ध्वनि प्रदूषण के कौन से कारक नहीं हैं, या ध्वनि प्रदूषण कारक कौन है, ठीक है। डीजे, पेड़, लाउड स्पीकर या वाहनों की आवाज़। तो इस ऑप्शन हो जाएगा पेड़, ठीक है, क्योंकि पेड़ तो भाई कोई आवाज़ नहीं करती। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है, कि किससे होता है। एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा डेफिनेशन के आगे कि किससे होता है। सीमा ने पिताजी से कहा कि पिताजी क्या हम पैदल नहीं चल सकते। पिताजी ने कहा धूप अधिक तेज है, ऐसा में पैदल चलना मुश्किल होगा। अगर हम आगे जाकर ऑटो रिक्शा छोड़ देंगे फिर पैदल चलेंगे, ठीक है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। देखो जो ध्वनि का मात्रक है क्या है, डेसिबल। तो ये नोट कर लीजिएगा, ध्वनि की जो मात्रक है वो डेसिबल है, स्टार। मानव सामान्यतः 60 डेसिबल से सुन सकता है, ये भी नोट है कर लीजिएगा कि 60 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे ऊपर ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो डीजे होता है वो 60 से बहुत अधिक होता है, 60 से 120 डेसिबल के बीच में बजता है, जो बहुत ही अजीब लगता है हम लोगों को। आपको पता हो, कान बंद कर लेते होंगे ऐसे, ठीक है, आपको शरीर झन्ना आ जाता होगा, उसे कहते हैं 60 डेसिबल से ज़्यादा होता है। तो मनुष्य के एक सामान्य जो सुनने की क्षमता कितनी होती है, 60 डेसिबल याद रखिए। और जो डेसिबल है वो ध्वनि की मात्रा, जो मात्रा ध्वनि को मापने के लिए यंत्र जो है डेसिबल कहलाता है। डेसिबल कोई यंत्र नहीं है, ठीक है, एक सूचक है ध्वनि को जिसे मापा जाता है। सीमा बोली पिताजी यहाँ तो पेड़ तो कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े मकान ही दिख रहे हैं। ऐसा देखो सब व्यस्त हैं, सब आने जाने में भाग जा रहे हैं, ठीक है। पिताजी ने कहा आओ मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। वे उसे गंगा नदी के किनारे अंटा घाट ले गए। नज़दीक आने पर सीमा ने देखा नदी का पानी काफ़ी गंदा था, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ काफ़ी गंदा पानी है। कुछ लोग वह साबुन से कपड़े धो रहे थे तो कुछ स्नान कर रहे थे। पानी में ये गंदा नाला गंगा में गिराया जा रहा था, जिससे मुहाने पर बहुत पानी गंदा था। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पिताजी से कहा पिताजी मैंने तो सुना है कि हम सब गंगा जल पीते हैं, इसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो पानी गंदा है, इतनी गंदगी कहाँ से आती है। तो बच्चों देखो कि हमारे जो प्रदूषित हो रही है, जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता रहा है, उसको पर्यावरण को प्रदूषित करने में जो सबसे बड़ा मेन व्यक्ति वो है, तो हम व्यक्ति ही हैं। व्यक्ति ही सब लोग करता है, सब कुछ करता है। पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचाता है, व्यक्ति ही करता है। अपने आप तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। घर बनाने के लिए पेड़ काट देंगे, अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ काट देंगे,
ठीक है, झगड़ा होगा तो पेड़ काट देंगे, नदियों में नाला बहा देंगे, ठीक है, कूट कूट, तो वही बहुत सारी बातें हैं। तो गंगा जल कितना खराब हो रहा है आप देख सकते हैं। जल प्रदूषण मैंने आपको बताया, डेफिनेशन नंबर 3। ओके, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार प्रदूषित कर दे, जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक का उपयोग करने लायक ना रहे, वो जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जल है, जैसे ये जल है मान लो, ठीक है, तो जल में बाहरी पदार्थ में जल में से किरासन जैसे मान लो कि जल में कोई केमिकल पदार्थ है मैं डाल दूंगा, बाहरी पदार्थ जो स्वाभाविक गुणों को उसके प्रकार परिवर्तित कर दे, जो उसका जो गुण है जल का उसको चेंज कर दे, ठीक है, और वो उपयोग करने के लायक ना रहे, ठीक है, और उसे नुकसान हो, उसे कहते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, सिंपल सा परिभाषा मैंने बता दिया कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं कि जब जल में बाहरी पदार्थ को मिला दिया जाता है और उसका स्वाभाविक गुण बदल जाता है, वह लाभ करने के बजाय हानि करने लगता है, ठीक है, और वह किसी उपयोग लायक नहीं रहता, उसे कहते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, पिताजी ने कहा कि बेटा घरों से निकलने वाला सारा गंदगी पानी नालों में से होता है। ठीक है, पिताजी ने कहा कि बेटा घरों से निकलने वाला सारा गंदा पानी नालों से होता हुआ नदी में आ रहा है, फैक्ट्रियां से निकलने वाला कचरा भी नालियों से होता हुआ नदी में ही गिर रहा है, जिसके कारण नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया है। अब तो इसे गंदगी है, अब इसमें इतनी गंदगी है कि इसे पीना तो दूर, स्नान करने में भी हमें परेशानी महसूस कर रहे हैं। सीमा को बड़ा दुख हुआ, उसने दादी की बताई सारी बातें याद की और उन्होंने उस गंगा नदी के बारे में बताया। तो देखो, अब तो बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो गंगा में नहाते भी नहीं हैं, इतनी प्रदूषित हो गई नदी। ठीक है, वो नदी कैसे प्रदूषित होती है, जो फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे होते हैं और हमारे समाज की जो नालियाँ होती हैं वो डायरेक्ट किस में जुड़ी होती हैं, गंगा नदी के मुहाने में। सारी पानी कहाँ निकल के जाती है, नदियाँ में। ठीक है, तो नदियाँ प्रदूषित होती हैं इसी वजह से, और नदियाँ प्रदूषित होने के बाद बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी परेशान होते हैं। कैसे, मान लो कि कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है, चाहे जो कोई जाल है प्लास्टिक का, वो मछलियाँ फंस गया या कोई बड़ी मछली फंस गई तो वो भी मर जाती है, या प्लास्टिक उनके अंदर चले जाता है, तो प्लास्टिक बहुत ही मतलब डैमेज कर देता है उन लोगों को। ठीक है, उसने दादी की सारी बातें याद आ रही थी, उसने गंगा नदी के बारे में बताया था, जैसे दादी ने उसे गंगा नदी के बारे में बताया था कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं इसको। लौटते समय सीमा को सड़क पर फैली नालियों के पानी से होकर जाना पड़ा। उसने पिताजी से कहा, यह इतना पानी कहाँ से आया, वर्षा तो हुई नहीं। पिताजी ने कहा, यह नाली का गंदा पानी है जो नाली के जाम होने के कारण सड़क पर बह रहे हैं। तो सड़कों पर आपने देखा हो कि शहरों में, गांव में तो सूख जाता है क्योंकि पक्की सड़क नहीं रहती, पक्की सड़क नहीं रहने की वजह से सारा पानी सूख जाता है। लेकिन शहरों में क्या होता है कि पक्की सड़क रहती है, पक्की सड़क रहने के कारण सारा पानी क्या होता है, सड़कों पर जमा हो जाता है। ठीक है, सड़कों पर जमा हो जाता है, तो सड़क पर बहने रहते हैं, और अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है। सीमा ने पूछा कि क्या इन नालियों की सफाई नहीं होती। पिताजी ने समझाया, बेटा सफाई तो होती है, लेकिन हम पॉलीथीन का प्रयोग कर जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जो हवा द्वारा उड़कर नालिए में पहुंचकर उसे जाम कर देते हैं। सीमा ने कहा, पता नहीं इतनी दिक्कत के बाद भी लोग पॉलीथीन का उपयोग क्यों करते हैं। तो बच्चों, बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पे। नालियाँ का जाम होने का जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे नालियाँ तो डेली साफ़ होती है, लेकिन कुछ जो व्यक्ति होते हैं, चुनिंदे व्यक्ति, वो अपना सारा कचरा नाली में ही फेंकते हैं। उनको नहीं पता, वो शिक्षित हैं, क्यों फेंकते हैं, वो शिक्षित हैं। ठीक है, जिस दिन उनको कोई बता देगा या वो स्वयं से जागरूक हो जाएंगे, उस दिन से फेंकेंगे ही नहीं। ठीक है, तो नालियों में कचरा फेंकने के कारण अगर नालियाँ जाम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि सड़कों पर पानी आने लगता है, और पॉलीथीन का उपयोग वो करते हैं। धीरे धीरे गर्मी बढ़ गई, गर्मी के कारण दोनों का बुरा हाल था। सीमा बोली, पिताजी यहाँ तो इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, हमारे गांव में तो इतनी गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, तो मैंने सारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि नालियाँ कैसे जाम होती हैं, ये सारा मैंने आपको नोट करते रहिएगा, जहाँ पे नोट करना होगा आपको। ये नोट कर लीजिए कि शहरों में सड़कों पर पानी शहरों में नालियों का पानी सड़कों पर क्यों लग जाता है, ये नोट कर क्वेश्चन कर लीजिएगा और इसका अपने आप उत्तर लिखिएगा। ठीक है, और इसका उपाय क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि शहरों में नालियों का पानी सड़कों पर क्यों लगता है और इसका उपाय क्या है, बताएं। देखो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे नोट करिएगा। बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सौंस डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। यह जीव गंगा नदी में पाई जाती है। इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है।
इस जीव का प्रमुख खाद्य क्या है? नदियों का कचरा था। इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। गंगा नदी की जो प्राकृतिक सफाई करती है वो है डॉल्फिन मछली। जो जितनी भी कचरा होती है उसमें, देखो नदियाँ प्रदूषित होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे हमारे नालियों द्वारा उसमें नाली बहाया जाता है, फैक्ट्रियों के जितने गंदा पानी होता है, रासायनिक पानी, वो सब नालियाँ बहाया जाता है। और हिंदू धर्म में जो जो मृतक शरीर होता है वो नदियों के द्वारा, नदियों के किनारे ही जलाया जाता है, जिससे सारा जो शरीर का जो कंपोस्ट मटेरियल होता है, जला पदार्थ जो होता है, वो सारा नदी में बहा दिया जाता है, जिससे अनेकों बीमारियां जो उस व्यक्ति के शरीर में रहती हैं, जिसके कारण मान लो कि जिसको कोरोना हुआ, अब कोरोना में व्यक्ति वो मर गया, ठीक है, अगर वो कोरोना में व्यक्ति मर गया तो वो क्या होता है, नदियों में जला, नदियों के गंगा किनारे उसको जला दिया जाता है अगर हिंदू धर्म का है तो। वो सारा मटेरियल जो होता है वो राख वगैरह वो सारा गंगा नदी में बहाता है, जिसके कारण वो गंगा प्रदूषित और हो जाती है। कोई पशु है, पशु कोई मर गया तो उसे नदी में फेंक देते हैं, ठीक है, कोई जानवर है फेंक देते हैं, ऐसे ही। तो बहुत सारे कारण हैं। नदियों का पानी डायरेक्ट नाली में जोड़ देते हैं, फैक्ट्रियों का जितना भी रासायनिक पदार्थ होता है वो सब नदियों में जोड़ देते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा एक क्वेश्चन कि नदियाँ प्रदूषित क्यों हो रही हैं और इसके प्रदूषित होने के क्या कारण हैं, ठीक है, नदियाँ प्रदूषित क्यों हो रही हैं और इसके प्रदूषित होने के क्या कारण हैं और इसके उपाय क्या हैं, ठीक है, इसके उपाय क्या हैं। क्वेश्चन लिखिए कि नदियाँ प्रदूषित क्यों हो रही है और इसे रोकने के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। तो सीमा यही पूछ रहे हैं कि उसको बहुत गर्मी लग रही है और कह रही है कि पापा कि गर्मी तो इतनी शहर में पड़ रही है लेकिन हमारे गांव में तो इतनी गर्मी नहीं लगती है, ठीक है। तो उसका आंसर आपको आगे देखिए। पेड़, ये क्या है, अपनी प्यारी डॉल्फिन। ये क्या है, प्राकृतिक सफाई करती है, किसकी, गंगा नदी की। प्राकृतिक सफाई कौन करता है, गंगा नदी। ऐसे तो सरकार द्वारा पहल की गई है स्वच्छ भारत गंगा मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत। तो बहुत सारे पहल के कारण गंगा नदी की सफाई की जाती है, लेकिन जो प्राकृतिक, ये नोट करिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन जीव गंगा नदी की प्राकृतिक सफाई करती है। तो लिख देगा मछली, घेंगा, ठीक है, डॉल्फिन या मगरमच्छ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डॉल्फिन, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाइए अपने आप से। क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो आप एग्जामिनर के दिमाग को पकड़ सकते हैं। अपने आप से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाएंगे तो जरूर है आपको उसको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। तो इसका नोट कर लीजिएगा डॉल्फिन। और डॉल्फिन क्या है, देखो यहाँ पे नोट करिएगा, डॉल्फिन क्या है, जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। इसको कहते हैं सोंस भी कहते हैं हम लोग। और ये एकमात्र जो है, ये एकमात्र जो जीव है वो गंगा नदी में पाई जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है, बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोंस को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है इसे। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। पूछ लेगा कि एग्जाम में कि इनमें से डॉल्फिन कहाँ, कौन सी नदी में पाई जाती है, नर्मदा, घाघरा, गंगा और यमुना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, गंगा। तो क्वेश्चन देखो फिर से मैंने बना दिया, तो क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तभी तो एग्जामिनर क्वेश्चन जब गाइड वगैरह करते हैं ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप पकड़ सकते हैं कि जो गंगा नदी में ही सिर्फ ये डॉल्फिन पाई जाती है। पिताजी ने कहा, बेटा यह पेड़ पौधे की संख्या कम है, ईंट पर पत्थर के बने मकान से अधिक है, गाड़ियाँ भी बहुत अधिक चलती हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण दिन रात चल रहे हैं, बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में चल रहे हैं, इससे वातावरण सामान्य तथा अधिक गर्म हो जा रहा है। जानती हो इन सब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो बच्चों आपके लिए एक नया वर्ड है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सीमा ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो शहर में इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, तो इसका जो मेन कारण है, देखो यहाँ पे क्या है कि पेड़, पहले तो पहला पॉइंट लिखिएगा, क्वेश्चन पहले लिखिए कि क्वेश्चन आपको लिखना है कि शहरों में अत्यधिक गर्मी क्यों पड़ती है। वहीं क्वेश्चन लिखिए पहले, क्वेश्चन लिखिए पहले, इसका फिर आंसर मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन लिखिए कि शहरों में गाँव की अपेक्षा गर्मी अत्यधिक क्यों पड़ती है और इसके कारण क्या है, ठीक है, और इसके उपाय क्या है। क्वेश्चन लिख लिए। पिताजी ने कहा, पेड़ों की संख्या, पहले का पॉइंट नंबर 1 आंसर मैं बता रहा हूँ कि पेड़ों की संख्या कम होती है और पत्थरों से बने मकान भी अधिक होते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, पत्थरों से बने मकान अधिक होते हैं। गाड़ियों की संख्या अधिक चलती हैं, गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक चलती हैं। बिजली से चलने वाले उपकरण दिन रात चलते हैं, जैसे पंखा, कूलर, टीवी, लाइट, ठीक है। इससे वातावरण सामान्य तथा अधिक गर्म हो जाता है। अगर मान लो कि दिन भर लाइट जलाएंगे तो वातावरण जो होगा क्या होगा, अधिक गर्म हो जाएगा। जानती हो इन सबसे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं मैं वो बताने वाला हूँ। सीमा ने सर पूछा ग्लोबल वार्मिंग यह क्या होता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिए ग्लोबल वार्मिंग। फिर क्वेश्चन लिखिए कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ठीक है।
पिताजी ने बताया कि बढ़ते उद्योग धंधों कारण चिमनियां दिन रात धुआं उगल रहे हैं, यातायात के साधन फ्रिज एसी जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं, पेड़ों के अंधाधुंध कटाई हो रही है, बिजली के बल्ब अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ रही है। फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। यह समस्या पूरे विश्व में है, इसलिए इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय मतलब भूमि और तापन मतलब ताप। भूमि का ताप मतलब भूमि की गर्मी, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है ये ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मतलब क्या, गर्म। ग्लोबल मतलब विश्व की गर्मी। अरे गर्मी क्यों बढ़ रही है, सोचिए ना कि आपके शहर में इतनी गर्मी लगती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है कि जो भूमंडलीय तापन मतलब क्या, इस ग्लोबल वार्मिंग का ही है, भूमंडलीय तापन का ही। भूमंडलीय तापन मतलब भूमि का ताप, भूमि की गर्मी क्यों बढ़ रही है। तो मैंने आपको देखो भूमि की गर्मी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे पेड़ कम है। ठीक है, पेड़ की कमी है, दिन रात पंखे चलते हैं, देखिए। ठीक है, उपकरण बिजली से चलते हैं, ये देखो आंसर मैंने को बता दिया, बिजली से चलते हैं। ठीक है, दिन रात पंखे चलते हैं। वातावरण, यहाँ पे वातावरण की कमी है, पेड़ पौधों की कमी है। ठीक है, और दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, ठीक है, ईंट से बने, और चारों तरफ क्या होते हैं, कंक्रीट सड़कों के जाल बिछे हैं, जिसके कारण वर्षा का पानी पृथ्वी में नहीं जा पाता है। बहुत सारे कारण हैं। देखो फिर लिख लीजिए क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इसके मैं कारण बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। चलिए पहला पॉइंट लिखिए, शहरों में पेड़ पौधे की कमी के कारण। दूसरा क्या है, दिन रात इलेक्ट्रिक उपकरण के चलते के कारण, दिन रात इलेक्ट्रिक उपकरण के चलने के कारण। एग्जाम्पल में लिखिए जैसे बल्ब, ठीक है, बल्ब, पंखा, कूलर, फ्रिज, लाइट, ट्रेन, ठीक है, ये सब उपकरण है बिजली से चलने वाले। थर्ड लिखिए ऊंची इमारतों के कारण, वातावरण का संतुलन का बिगड़ना। ऊंची इमारतें के कारण हवा जो होती हैं वह नीचे तक नहीं आ पाती हैं। ठीक है, हवा जैसे मान लो कि ऊंची बिल्डिंग है और हवा क्या होती है, ऊपरी रह जाएंगी, इसके अंदर हवा जाएगी नहीं। तो ऊंची बिल्डिंग के कारण, ठीक है, ऊंची बिल्डिंग के कारण जो होती है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई के कारण, ठीक है, पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई के कारण, ठीक है, और उपकरण के कारण, जो उपकरण चलते हैं जिससे समूचे विश्व में यह खतरा है, किसका, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, तो समूचे विश्व में यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, मतलब भूमंडलीय तापन का कारण है। शीमा ने सोचते हुए कहा कि इसके लिए तो पूरी तरह हम लोग ही जवाबदेही हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को स्वार्थवश हम धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए तो हम लोग नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधों को हम लोग खुद काटते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपना घर बनाएंगे, अपना जमीन पे खेत लगाएंगे। सीमा ने सोचते हुए कहा कि इसके लिए तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को स्वार्थवश हम धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। पिताजी ने कहा दुख तो इस बात की है कि हम अभी भी सावधान नहीं हुए हैं। बच्चों बहुत ही दुख की बात है कि दिन पर दिन जो रिपोर्ट निकल रही हैं, आपको मैं जब क्लास 10th में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। COP26 होता है, COP26 की मीटिंग होती है, COP26, COP28, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। COP26 होता है वो मतलब जलवायु संबंधित एक चर्चा होती है, जो अलग अलग देश जो मिलकर इसे विचार करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे कम कैसे किया जाए, पर्यावरण जो बढ़ रहा है उसे कम कैसे किया जाए। तो एक बैठक का नाम है COP26, COP28, COP29, ठीक है, जैसे COP29 अभी होने वाला है, ठीक है, सऊदी अरब में। तो इस पर डिटेल मत पढ़िए आप, तो सिंपल सा आपको मैंने बता दिया। सीमा ने सोचते हुए कहा, ठीक है, पिताजी ने कहा दुख तो इस बात की है कि अभी लोग अभी भी सावधान नहीं हैं। तो बच्चों इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसका बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है, उसका बहुत ही प्रभाव भी दिखने लगा है, लेकिन लोग अभी भी सावधान नहीं हुए हैं। उन्होंने दूर लगे होर्डिंग की ओर इशारा कर कहा पढ़ो तो इसे ऊपर क्या लिखा है। सीमा ने पढ़कर सुनाया, शिव समान विष पीते वन, कामधेनु सा देता धन, वृक्षों के भरमान खुशियाँ अपार। ठीक है, पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन के खतरे में डाल, स्वच्छ नदियाँ वृक्ष हरे भरे को, जनजीवन खुशहाल, पुण्य सलीला भागीरथी में मानव कुछ मत डाल। तो कितना अच्छा पॉइंट लिखा है बच्चों, ठीक है, क्या इसका अर्थ बता रहा हूँ। शिव समान विष पीते वन, शिव के समान जो वन होते हैं विष पीते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो कह रहे हैं शिव समान विष पीते वन। कामधेनु सा देते धन, जो कामधेनु होती है गाय,
वो ऐसे धन देती हैं, एक प्रकार से दूध, ठीक है। वृक्षों की भरमार खुशियाँ अपार, वो बहुत ही खुशियाँ देती हैं, जैसे ऑक्सीजन देती हैं, फल देती हैं, लकड़ी देती हैं, बहुत कुछ देती हैं, ठीक है। पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल, अगर पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे तो अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं। स्वच्छ नदी वृक्ष हरे भरे हों, जन जीवन खुशहाल, अगर स्वच्छ नदी रहेगी, हरे भरे वृक्ष रहेंगे तो जन जीवन क्या रहेगा, खुशहाल रहेगा। पुण्य सलीला भगीरथी में मानव कुछ मत डाल, पुण्य सलीला भगीरथी में मतलब नदी में कुछ मत डालो। भगीरथी मतलब क्या, भगीरथी मतलब यहाँ पे नदी, नदी का जो पर्यायवाची क्या है, भगीरथी। तो पुण्य सलीला, सलीला मतलब पेड़ पौधे, भगीरथी नदी, मानव कुछ मत डाल। तो कितना अच्छा पॉइंट है, ठीक है। सीमा को होर्डिंग पढ़ते हैं बहुत मजा आ रहा था, उसने कहा पिताजी इस पर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। अब उसका ध्यान सड़क पर लगे होर्डिंग पर गया, उसे पढ़ने लगी। पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल, स्वच्छ नदी वृक्ष हरे भरे हों, जल जीवन खुशहाल, पुण्य सलीला भगीरथी में मानव कुछ मत डाल। सीमा सोच पड़ी कि इतनी अच्छी बात पढ़कर भी लोग असर क्यों नहीं होता, कैसे लोग हैं, थोड़ी सी सुविधा के लिए अपना जीवन खुद खतरे में डाल रहे हैं। उसने पिताजी से पूछा कि जैसा लिखा है हम तैसा वैसा नहीं कर सकते। पिताजी ने कहा क्यों, क्यों नहीं, बस हमें कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे, हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, खूब वृक्ष लगाने होंगे, वाहनों का प्रयोग कम करना होगा, साइकिल चलाने और पैदल चलने की आदत डालनी होगी, नालियाँ या नाली का गंदा पानी नदी में ना जाए इसके लिए सोख्ता गड्ढा बनाना होगा। तो बच्चों ये सब क्या दिया है, पर्यावरण को रोकने का उपाय दिया है। यहाँ पे देखो देख सकते हैं कि क्या क्या करना होगा, छोटे छोटे संकल्प लेना होगा। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आपको मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, क्वेश्चन लिखवाया था, उसकी क्या कारण है और इसके उपाय क्या है। तो इसको उपाय है, उपाय है ये, ठीक है, ये उपाय है आपके। ये उपाय क्या है, हमें छोटे से छोटे संकल्प लेने चाहिए, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं करना चाहिए, खूब वृक्ष लगाने चाहिए, वाहनों को इस्तेमाल कम करना चाहिए, साइकिल और पैदल चलने पर आदत डालनी चाहिए और छोटे छोटे गड्ढे बनवाने चाहिए ताकि नलियों का पानी नालियों में ना जाए, नालियों का पानी नदियों में ना जाए। ये सब क्या है, उपाय। मैंने आपको ऊपर जितने भी क्वेश्चन लिखवाया है सबको उपाय में लिख लीजिएगा, ठीक है। और सोख्ता और गड्ढा, सोख्ता और गड्ढा किसे कहते हैं, तो गंदा पानी का जमा करने के लिए बनाया गया ढक्कनदार गड्ढा जिसमें ईंट और रेत भरा हो ताकि पानी जमा जमीन के अंदर तक चला जाए या गंदा पानी जहाँ तहाँ ना बिखरे। सोख्ता मतलब ये गड्ढा होता है और इसके अंदर बालू मिट्टी भर देते हैं और उस पर ढक्कन रख देते हैं, इसमें सारा पानी जाता है, इसे सोख्ता कहते हैं। अभिषेक के घर में तो बगल में एक टंकी भी है, उसे ही तो कहते हैं सोख्ता। सीमा ने कहा पिताजी हमारे घर का पानी भी तो बगल के तालाब में जाकर गिरता है, तब तो हम भी पानी को गंदा कर रहे हैं, हमें भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पिताजी ने सहमति जताई। घर लौटते समय सीमा के दिमाग में यह बात गूंज रही थी कि हमने जाने अनजाने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है, यह ठीक कैसे होगा। उसने सोचा और प्रण किया, ठीक है। तो बच्चों ये प्रण जो दिया है आपको ये प्रण करना है, मैं अधिक से वृक्ष लगाऊंगी, आपको हर एक पड्डे पे वृक्ष लगाना है, मैं पॉलीथीन का उपयोग कम करूंगी, ठीक है। मैं जहाँ तक संभव हो खनिज तेल चलित वाहनों का प्रयोग कम करूंगी, मैं गंदे पानी का निपटारा उचित तरीके से करूंगी, मैं जल का संरक्षण करूंगी और दूसरों को भी ऐसे करने से प्रेरित करूंगी। तो आप इस जो संकल्प है आप भी ले सकते हैं, ठीक है, जिससे मतलब जो पर्यावरण बढ़ रहा है वो और ना बढ़े आपके द्वारा, ठीक है। अगर आप ठीक रहेंगे तो समाज ठीक रहेगा, ठीक है। तो पहले खुद को बदलिए, दूसरों को मत बदलिए, ठीक है। तो ये तालाब का परितंत्र है, चित्र देख सकते हैं तालाब का परितंत्र। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 5 में तालाब का परितंत्र किसे कहते हैं, कि वह परितंत्र किसे कहते हैं जहाँ सभी जीवों का समूहन हो, ठीक है, सभी जीव एक साथ हो, उसे कहते हैं परितंत्र। क्या हम सब सीमा जैसे करेंगे, जैसे सीमा ने संकल्प लिया, क्या आप करेंगे। देखो ये कहानी दी है रामू की बुद्धिमानी, चलो पढ़ लेते हैं, हमें मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। गोविंदपुर गांव में तालाब में गंदगी थी जिस कारण मच्छर भी खूब थे। रामू ने सुना था कि अगर इनमें मछलियां पाल दी जाए तो मच्छरों की संख्या कम हो जाएगी, पानी भी साफ हो जाएगा। उन्हें यह बात गांव वालों को बताई। उसने बताया कि मछलियां के गुण है कि वे मच्छर के लावा को खाने के साथ साथ अपनी पानी को गंदगी को भी दूर कर देते हैं। गांव वालों ने इसकी बात अटपटी लगी। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ नज़दीक के मत्स्य पालन केंद्र जाकर छोटी मछलियां लेकर आया। उसने तालाब में डाल दी। कुछ दिनों बाद परिणाम सामने आया। मच्छर तो कम हुए ही जल भी पहले से साफ था। अब तालाब के आसपास पक्षियों का झुंड भी नजर आने लगा, साथ ही मछलियां भी भोजन के लिए उपलब्ध थीं। फिर क्या था, गांव के सब लोग ने अन्य तालाबों में मछलियां पाली। आज रामू की बुद्धिमानी पर सब खुश थे। सभी ने रामू की बुद्धि को सहारा दिया। तब रामू ने कहा कि आप इन तालाबों को सिंघाड़ा और मखाना की खेती कर और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंघाड़ा और मखाना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से जो खेती है जो तालाब में की जा सकती है। तो ऑप्शन रहेगा सेब का पेड़, नींबू का पेड़, सिंघाड़ा और मखाना। तो ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, सिंघाड़ा और मखाना। तो क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चैप्टर का एकदम कंप्लीट खत्म करने कर दिया, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके लिए। तो चलिए वैकल्पिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। जल प्रदूषण हो रहा है किसके कारण? पौधों कटाव से, पानी पीने से, वाहन चलाने से, पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्यों हो रहा है। जहाँ पर जल लिखा है, मैंने आपको हिंट्स दे दिया, जहाँ पर जल है ऑप्शन में वो जल प्रदूषण का आंसर है। सेकंड है, नदी तालाब की पानी की शुद्धता हो सकती है किसी कारण। मैंने आपको जो कहानी बताया है अभी, किसी कारण से, मच्छर पालने से होगी क्या? किसके पालने से? तोता पालने से, बत्तख पालने से, किसके पालने से? आपको मैंने बता दिया अभी, जो कहानी सुनाया था मैंने तालाब वाली, ठीक है, जब खाते भी हैं। हिंट्स भी दे रहा हूँ मैं। थर्ड है, बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है क्या? वृक्षों का तेजी से कटाव, आधारभूत संरचना का निर्माण। देखो, आधारभूत संरचना एक नया वर्ड है आपके सामने। आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत संरचना, आधार मतलब क्या होता है? बेस, और संरचना मतलब क्या? बनावट, किसी चीज़ का बनावट, संरचना। आधारभूत संरचना मतलब जैसे सड़क, ठीक है, पहाड़, सॉरी सड़क, पुल, घर। तो जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं वो आधारभूत संरचना ही होते हैं, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन, सड़क, पुल, बिल्डिंग, ये सब क्या है? आधारभूत संरचना है। और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी के कारण, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। किसके कारण? उपयुक्त सभी के कारण। भाई बढ़ती जनसंख्या के कारण तो वृक्ष की तेजी से कटाव हो रही है, भवनों का निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना निर्माण होता है। इस ऑप्शन डी सभी। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन आपको बताना है। खूब पौधे लगाना चाहिए, गाड़ियों का उपयोग कम करना चाहिए, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध करना चाहिए, ठीक है। और ये उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन क्या है? डी, उपयुक्त सभी। खाली जगह को भरना है। डैश गैस वायु प्रदूषण करता है। कौन सी गैस जो होती हैं? आपको मैंने बताया था, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि की तीव्रता गैस डैश से मापा जाता है, आपको बता दिया, मैंने नहीं बताऊंगा। ऑप्शन ये थर्ड है, डैश को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो कौन सा जीव है? मैं आपको बताया था, जो गंगा नदी में सिर्फ पाई जाती है। इसको ऑप्शन में आपको नहीं बताने वाला, आपको खुद करना है। जो मैंने आपको बीच में प्रश्न बताया उसको भी करना है, क्योंकि मैंने सारा आंसर बता दिया। अब ये क्वेश्चन भी आपको करना है। वृक्षों की संख्या बढ़ाने से आप क्या क्या कर सकते हैं? नदियों को, जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? जैसे उस बच्चे ने नदी को नदी नालों को और तालाब को स्वच्छ करने के लिए मछली लगाई थी, आप भी मछली का प्रयोग कर सकते हैं। और नदियों को साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें कूड़ा नहीं डालना है भाई, लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? मछली भी पाल सकते हैं नदी तालाब में। ये 3-4 पॉइंट हैं। पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? ये क्या कह रहा है? पॉलीथीन के विकल्प, पॉलीथीन के अलावा आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसा पॉलीथीन में काम करते हैं वैसा आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? पॉलीथीन के अलावा आप क्या क्या उपयोग, जैसे थैला हो गया, कपड़े का थैला हो गया, ठीक है। पॉलीथीन के विकल्प हैं ये। पॉलीथीन अगर ना भी रहे तो हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है। शहरी और ग्रामीण पर्यावरण में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? जो शहरी और ग्रामीण पर्यावरण, देखो शहर और ग्रामीण पर्यावरण में क्या अंतर दिखा? जब वो शहर गई थी बच्ची तो उसको कितना ध्वनि प्रदूषण, गर्मी, और गांव में कितना ठंडा। तो इस सबको अंतर बताना है। तो ये अंतर लिखना है कि शहर में और गांव में जो पर्यावरण के अंतर हो क्या क्या है। शहर में पेड़ नहीं होते हैं, गांव में पेड़ होते हैं। शहर में प्रदूषण कम होता है, गांव में प्रदूषण ज़्यादा होता है। शहर में आधारभूत संरचना ज़्यादा होती है, गाँव में आधारभूत संरचना कम होती है। बहुत सारे क्वेश्चन लिखना है। शहरों में आबादी कम होती है, गाँव में आबादी, शहरों में आबादी ज़्यादा होती है, गाँव में आबादी कम होती है, ठीक है। तो बहुत सारा लिखना है। शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, गाँव में नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है? ये सब अंतर दिखाना है। अंतर कैसे दिखाएंगे? एक तरफ लिख देंगे शहर और एक तरफ ग्रामीण, और बीच में पर्यावरण। ये ऊपर पर्यावरण, शहर और गांव, इसमें दिखाना है। शहर में जनसंख्या अधिक होता है, यहाँ पे जनसंख्या कम होता है। शहरों में फैक्ट्री अधिक होती हैं, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं होती हैं। लोग अधिक रहते हैं, लोग कम रहते हैं, ऐसे अंतर दिखाना है आपको। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग पहले आपको बताया कि किसे कहते हैं, उसको क्वेश्चन लिखना है और उसका उपाय क्या, और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं मैंने बता दिया।
देखो ग्लोबल वार्मिंग किसे कैसे कम कर सकते हैं, ये मैंने आपको कहाँ बताया था, भूल मत जाना इसलिए बता दे रहा हूँ। चलो 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 चलो, देखो ये इससे, ठीक है, ये है और ये है, इससे हम लोग कम कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, ये आपको बता दिया मैंने। प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, हम ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इससे इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम कर सकते हैं ये भी लिखना है। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार को लिखें, आपको बता दिया मैंने, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ये क्रियाकलाप करना है। सीमा को शहर जाने के क्रम में पर्यावरण को जो जो चीज़ें नजर आए उसको निम्न स्तंभ में सूची बनाएं। मानव निर्मित और प्राकृतिक, जैसे जो सीमा जब शहर जा रही थी उसे क्या क्या दिखे, मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या दिखे। मानव निर्मित उसे शहर दिखे पहली बात तो, प्राकृतिक पर्यावरण में उसे क्या दिखे, उसे पेड़ दिखे ही नहीं। ये सब ऐसे डिटेल में करना है, जैसे ऑटो या बहुत लोगों की भीड़ दिखी, वैसे अपने आसपास के पर्यावरण में जो चीज़ पाई जाती है उसको उचित स्तंभ में लिखे। मानव निर्मित और प्राकृतिक, जैसे मानव निर्मित क्या होती है, घर हो गया, प्राकृतिक में पेड़, सड़क, और क्या, तालाब, नदी। यहाँ पे मानव निर्मित क्या होता है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, ऐसे लिखना है। पता करें कि आपके घर के आसपास कितने घरों का बेकार पानी बाहर गली या सड़क पर गिरता है। ऐसे घरों छात्र समूह में जाकर उनके रोकथाम की चर्चा करें, ठीक है। जैसे अभिषेक के घर के बगल में एक मंदिर है, होगा शायद, मंदिर के बगल में बहुत सारा पानी गिरता है, ठीक है, अभिषेक के घर के बगल में मंदिर के बारे में बहुत सारा पानी गिरता है, तो वही कह रहा है कि उन पानियों को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं अभिषेक, जरा सोचो, ठीक है, उसके ऑप्शन मुझे भेज देना, क्या क्या कर सकते हो तुम। उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके जिनके द्वारा आप बिजली, मिट्टी और वन का संरक्षण कर सकते हैं। तो उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप बिजली, मिट्टी और वन का संरक्षण कर सकते हैं। तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलो चैप्टर आपका खत्म हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8।